फ्रेंड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी को सीखते हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, ये हमारा आज का टॉपिक है। कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं उतनी तरह की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी पाई जाती है। जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं उतने तरह की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी पाई जाती है। जैसे सबसे पहले हम एक सिंपल रिएक्शन को लेते हैं जिसे कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन में जो एंथैल्पी होगी उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। रिएक्टेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक मोल रिएक्टेंट को उसके स्टेबल ऑक्साइड में बदलने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। चेंज इन एंथैल्पी टू कन्वर्ट 1 mole of reactant into its oxides। किसी एलिमेंट को, किसी कंपाउंड को उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के कार्बन को CO2 में बदलना और हाइड्रोजन को H2O में बदलना, इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन की से अबाउट वी हैव मीथेन गैस, तो मीथेन गैस 2O2 गैस बनेगा CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू होगी उसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे, जिसको डेल्टा H0 C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज कार्बन को CO2 में बदलना, हाइड्रोजन को H2O में बदलना। कार्बन को CO2 में बदलना, हाइड्रोजन को H2O में बदलना। इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी हो रही है उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू गिवन है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी जा रही है, तो फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला याद रखना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर फ्रेंड्स रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब इस
यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिवन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट डेल्टा एच आर फॉर 2C2H2, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, बन रहा है C2H6, C6H6। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन है C2H2 की, गिवन है -1.3 मेगाजूल पर मोल, और C6H6 की गिवन है -3.3 मेगाजूल पर मोल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में C2H2 की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन है, C6H6 की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट जो कि C2H2 है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच आर विल बी -1.3 इंटू 3, क्योंकि इसके 3 मोल हैं, -3.3, दैट विल बी -3.9 प्लस 3.3 इक्वल टू 0.6, माइनस का 0.6 यूनिट होगी मेगाजूल पर मोल। तो 1 मोल रिएक्शन के लिए ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कि जलने पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटस होता है। उस ऑपरेटस को कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये हमें बताता है कि किसी रिएक्शन के दौरान कितनी चेंज इन एंथैल्पी होती है। तो पहली चीज याद रखिएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। मतलब इससे हम डेल्टा ई की वैल्यू मेजर करते हैं, इससे हम डेल्टा ई की वैल्यू मेजर करते हैं। डेल्टा ई आर आता है, ना कि डेल्टा एच आर आता है। तो डेल्टा ई आर इज कैलकुलेटेड, इससे हम डेल्टा ई आर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको फर्दर डेल्टा एच आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेल्टा एच आर और डेल्टा ई आर का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक मेटल का बॉक्स होता है जिसे कहते हैं मेटेलिक बॉम्ब, मेटेलिक बॉम्ब। इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं, एयर प्लस फ्यूल भेज देते हैं और इसमें रिएक्शन करवाते हैं। ये मेटेलिक बॉम्ब जो है एक पानी से भरे हुए बने हुए कैलोरीमीटर में डिप रहता है। दिस इज वाटर, ये पानी है जो कि एक कैलोरीमीटर में भरा हुआ है। इस डिवाइस को कहेंगे कैलोरीमीटर। तो पानी से भरे हुए कैलोरीमीटर में ये बॉम्ब डिप होता है। इसमें एक थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट शो करता है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर, मान लीजिए हीट निकली तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो Q ऑफ कैलोरीमीटर, Q ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल टू माइनस C इंटू डेल्टा टी, प्लस कर देते हैं
कि Q ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो दैट इक्वल टू C इज कैलोरीमीटर कांस्टेंट, कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। इससे हम Q ऑफ कैलोरीमीटर को नाप सकते हैं। फिर Q ऑफ कैलोरीमीटर से हम Q ऑफ रिएक्शन या Q ऑफ सिस्टम नाप सकते हैं। तो Q ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T। अब क्योंकि अगर ये हीट लेगा तो ये हीट निकाल रहा होगा, तो दोनों का जो Q है उसमें माइनस का रिलेशन होगा। फिर आगे डेल्टा E ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस C डेल्टा T अपॉन नंबर ऑफ मोल जितने रिएक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इससे आ जाएगा डेल्टा E ऑफ रिएक्शन। और फिर फाइनली डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा E ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा Ng RT। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉम कैलोरीमीटर हमारी हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, पहले हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेटल का बॉक्स है जिसमें रिएक्शन करवाते हैं, उस रिएक्शन से जितनी हीट निकलती है वो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। तो पानी इज अ पार्ट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का कांस्टेंट C है। C होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर के लिए कितना टेम्परेचर डिफरेंस हमें देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट C। और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है कैलोरीमीटर का, तो उससे आ जाएगा हीट, कितनी हीट कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब की है। फर्दर हीट ऑफ सिस्टम इज माइनस हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और उसके बाद डेल्टा ER, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड बाय पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, कितने मोल जल रहे हैं उसके लिए हम निकालते हैं कि डेल्टा ER की वैल्यू कितनी होगी। और फाइनली डेल्टा HR इज डेल्टा ER प्लस डेल्टा Ng RT। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स को कैरी ऑन करना पड़ेगा, 2 स्टेप्स को चलना पड़ेगा। सबसे पहले एक सॉल्ट लोगे जो कि एनहाइड्रस होगा, फिर इस एनहाइड्रस सॉल्ट से बनाओगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रेटेड। तो डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट से एक्वस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे। तो जो चेंज इन एंथैल्पी इस स्टेप में होगी उसको कहोगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हमें दिख रहा है इस स्टेप से इस स्टेप आने में डेल्टा H हाइड्रेशन है, इस स्टेप से इस स्टेप आने में जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल एनहाइड्रस सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए आने के लिए, एक्वस सॉल्ट तक आने के लिए जो हमारी एंथैल्पी होगी वो होगी डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन प्लस डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहां पर जैसे मुझसे कहा गया
कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन of CuSO4 is required given a enthalpy of solution of copper sulfate 0.5 H2O सॉलिड, इसकी वैल्यू गिवन है 20 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ये गिवन है -13 किलो जूल पर मोल। तो ध्यान से देखिए क्या हो क्या रहा है कि सबसे पहले कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट 0.5 H2O सॉलिड में। उसके बाद कॉपर सल्फेट 0.5 H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट एक्वस में। तो हमें गिवन है यहां से यहां तक का एंथैल्पी चेंज दैट इज 20। हमें गिवन है यहां से यहां तक का एंथैल्पी चेंज विच इज -13, और हमसे यहां से यहां तक का एंथैल्पी चेंज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, x, तो x + 20 इक्वल टू -13, तो x हो 20 - 30 that will be -33 is change in enthalpy which is called enthalpy of hydration of copper sulfate। तो enthalpy of hydration का मतलब है कि किसी एनहाइड्रस सॉल्ट से उसका हाइड्रेटेड बनाने के लिए, उसका स्टेबल हाइड्रेटेड बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स अगली एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस है, और उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम equivalent of acid neutralizes 1 gram equivalent of base। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है जब एसिड स्ट्रांग है और बेस स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस अगर हैं तो इसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57 किलो वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं तो बनेगा NaCl + H2O। तो इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी होगी इस रिएक्शन की दैट विल बी -57
किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए याद रखा जाएगा कि इट इज -57.3 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है, तो उसके लिए ये एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ हीट, कुछ एनर्जी वीक एसिड या वीक बेस को डिसोशिएट करने में इस्तेमाल होगी या आयोनाइज करने में इस्तेमाल होगी, तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो होती है वो होती है कि हमारे पास एक मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको कंप्लीटली डिसोशिएट करने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। दैट इज चेंज इन एंथैल्पी टू डिसोशिएट वन मोल weak electrolyte completely into its ions। तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इसको निकालने का बड़ा ही खूबसूरत तरीका है कि हम वीक एसिड या वीक बेस की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन निकालने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन करा देते हैं और जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको मेजर कर लेते हैं और उस एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं इस वैल्यू के साथ 57.3 के साथ कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो 57.3 किलो जूल पर मोल की हीट निकलती और किसी के वीक होने के कारण जो हीट है वो कम निकल रही है। तो जो हीट के निकलने में कमी आ रही है उसका जो कारण है वो है वीक एसिड का या वीक बेस का डिसोसिएशन होना। तो इस तरह से हम वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन के लिए रिक्वायर्ड चेंज इन एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि व्हेन एसिटिक एसिड CH3COH is neutralized by NaOH, then enthalpy of neutralization is -44 kilojoule per mole। Calculate enthalpy of ionization। Enthalpy of ionization of एसिटिक एसिड। तो कहानी क्या हो रही है बच्चों कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हीट कम निकल रही है, 44 किलो जूल पर मोल की हीट निकल रही है और मैक्सिमम जो हीट निकलती है वो निकलती है 57.3। तो जो हीट की कमी आ रही है वो क्यों आ रही है? वो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि अपना जो एसिटिक एसिड है वो कमजोर है, वो वीक है, तो उसको डिसोशिएट या आयोनाइज करने के लिए खूब सारी हीट इस्तेमाल हो रही है। तो जो
डिफरेंस इन हीट है वो इस्तेमाल हो रहा है एसिटिक एसिड को आयनाइज करने के लिए। तो इसका मतलब है इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन विल बी 57.3, ये मैक्सिमम हीट निकल सकती थी, -44 ये इस सिचुएशन में हीट निकल रही है, तो इट विल बी 103.3 किलो जूल पर मोल। इट विल बी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अगली है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। चेंज इन एंथैल्पी टू कन्वर्ट वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर। एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है से कार्बन डायमंड बनाना, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बनाना है। तो कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट कहेंगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। एक मोल प्रेसिपिटेट बनाना है रिएक्टेंट से, उसके लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है उसे एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चेंज इन एंथैल्पी टू मेक 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जैसे हमारे पास है NaCl एक्वस, इसका रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करवा रहे हैं, तो बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 एक्वस। तो इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन कहेंगे AgCl का। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज एक मोल लिक्विड से एक मोल वेपर बनाने के लिए, एक मोल लिक्विड से एक मोल वेपर बनाने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है फ्रेंड्स मेल्टिंग। तो एक मोल सॉलिड से मेल्ट करना है तो बनेगा लिक्विड। एक मोल सॉलिड से एक मोल लिक्विड बनाने के लिए
जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इसी तरह से होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना। तो 1 मोल सॉलिड से 1 मोल वेपर या गैस बनाना है। तो इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। तो हमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि सॉलिड से गैस बनाने के लिए पहले हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना होगा, फिर लिक्विड से गैस बनाना होगा। तो सॉलिड से पहले लिक्विड बनाओगे, लिक्विड से फिर आप गैस बनाओगे। इसका मतलब है कि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। Sublimation is a process which is combination of fusion and vaporization। तो मतलब इसकी जो एंथैल्पी होगी सब्लिमेशन की, that equals to एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों का जो सम होगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो 1 मोल एक्वस आयन बनाना है। चेंज इन एंथैल्पी टू फॉर्म 1 मोल एक्वस आयन फ्रॉम इट्स एलिमेंट in most stable allotropic form। allotropic form कि 1 मोल एक्वस आयन बनाना है इसके एलिमेंट से जो कि मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में मौजूद है। एलोट्रोपिक फॉर्म में जैसे मुझे OH माइनस आयन बनाना है तो मुझे एक्वस OH माइनस बनाना है। अब बच्चों OH माइनस बनाने के लिए हमें O लेना पड़ेगा और H लेना होगा। तो O का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है? O का होता है O2 गैस। H का क्या होता है? H2 गैस। इसका 1 मोल बनाना है, मतलब O2 का हाफ मोल होगा एंड H2 का भी हाफ मोल होगा। तो हाफ मोल O2 गैस, हाफ मोल H2 गैस जब कंबाइन करेंगे और OH माइनस एक्वस बनाएंगे तो जो भी चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस बोलेंगे। तो हमारा जो होगा कैटायन होगा या एनायन होगा वो एक्वस मीडियम में होना चाहिए, वो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के सॉल्यूशन में मौजूद होना चाहिए। नाउ अब अगली चीज कि हमारे पास याद रखना है कि H+ आयन जो होता है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इज 0। H+ एक्वस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है।
तो ये इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है, ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। अगला है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है कि हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है और उसके लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। चेंज इन एंथैल्पी टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ सैड बॉन्ड या गिवन बॉन्ड। एक मोल मुझे गिवन बॉन्ड, कोई बॉन्ड दिया गया है 1 मोल, उसको तोड़ना है, तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। अब अगली चीज कि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ये हमेशा बॉन्ड के डिसोशिएट करने के लिए ही मेजर की जाती है, और बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है मतलब बॉन्ड को डिसोशिएट करने में हीट एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक। तो अगली चीज कि अगर मुझे, अच्छा इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अगर बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की है और बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की है, तो हम कैसे रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो तरीका है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की X है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की Y है, कार्बन हाइड्रोजन की है Z और हाइड्रोजन हाइड्रोजन की है P। और मुझसे पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन गिवन है C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, इसके डेल्टा HR की वैल्यू पता करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम C2H4 की बॉन्ड की एलोकेशन देखेंगे। C2H4 इज नथिंग बट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। H2 is hydrogen single bond hydrogen and C2H6 is carbon single bond carbon, 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ कि हमारा फॉर्मूला कहता है कि जितने रिएक्टेंट के बॉन्ड हैं उनकी एंथैल्पी का सम माइनस जितने प्रोडक्ट के बॉन्ड हैं उनकी एंथैल्पी का सम। तो रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्टेंट में है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एंथैल्पी दी गई है X प्लस 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की दी गई है Z, 4 इंटू Z प्लस रिएक्टेंट में है H2, H सिंगल बॉन्ड H, तो H सिंगल बॉन्ड H की दी गई है P माइनस। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट में क्या क्या है अपने पास में, रिएक्टेंट में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी है Y
प्लस 6 बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के जिनकी है Z, तो 6 इंटू Z। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास में डेल्टा HR का फॉर्मूला आ गया है, x प्लस 4Z प्लस P माइनस Y प्लस 6Z। तो इसको हम सॉल्व करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का ये एक तरीका है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा, और जब हमने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया तो हमें जो सबसे ज़्यादा टर्म दिखाई दिया वो था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से सीखा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो के लिए मैं आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू।